आपकी शिक्षक कालामाटी हाई स्कूल खूंटी। आज हम लोग कक्षा 9 के 21 जुलाई में जो आपका परीक्षा हुआ था प्रोजेक्ट रेल के तहत, उसकी जो प्रश्नों की व्याख्या है वो हम आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास 9 के प्रश्नों की व्याख्या। आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विस्थापन। आइए हम समझते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। मान लीजिए कोई वस्तु इस स्थिति में है, बिंदु ए पे है, और वो गति में आने के बाद वो स्थिति बी तक पहुंचती है। तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में जो न्यूनतम दूरी होगी बच्चों, उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। और जो वस्तु ने वास्तव में जो दूरी तय की उसको हम दूरी कहते हैं। तो यही अंतर होता है बच्चों विस्थापन और दूरी का। एक और आपको अंतर जानना चाहिए कि विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। तो पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर है ऑप्शन बी, विस्थापन। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है, अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चल रही है तो उसका वेग क्या होगा? पहला ऑप्शन है बढ़ता जाएगा, दूसरा ऑप्शन है घटता जाएगा, तीसरा ऑप्शन है समरूप रहेगा, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों त्वरण जो होती है वो वेग में परिवर्तन की दर होती है। यानी कि अगर किसी वस्तु में त्वरण है तो उसका वेग निरंतर बढ़ता जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां क्या होंगी? ऑप्शन है अचल होंगी, ऑप्शन बी बराबर होती है, ऑप्शन सी अनुक्रमानुपाती होती है, या फिर ऑप्शन डी व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बच्चों अगर दो भौतिक राशियों का परस्पर ग्राफ एक सरल रेखा होगा तो उन दो राशियां जो होंगी वो अनुक्रमानुपाती होंगी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो इसमें बच्चों आपको ये समझना होगा कि जब दो भौतिक राशियों में सीधा संबंध होता है, मान लीजिए जैसा आपने पढ़ा होगा दूरी समय का ग्राफ, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है। दूरी समय का जो ग्राफ है, मान लीजिए हम एक्स अक्ष की तरफ समय को प्लॉट करते हैं और वाई अक्ष की तरफ हम दूरी को प्लॉट करते हैं। तो अगर समय और दूरी में अगर सीधा संबंध है तो उन दोनों के बीच जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होती है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब होगा अनुक्रमानुपाती। अब आते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, औसत चाल है विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात। ऑप्शन बी तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात, ऑप्शन सी तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है बच्चों, औसत चाल होती है तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात। इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब आते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न में। पांचवा प्रश्न है, वृत्तीय गति में ऑप्शन ए गति की दिशा निश्चित रहती है, ऑप्शन बी गति की दिशा बदलती रहती है, ऑप्शन सी त्वरण शून्य होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब होगा गति की दिशा बदलती रहती है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। एक वृत्तीय पथ पे अगर कोई वस्तु गति करती है तो वैसी स्थिति में जो वस्तु है जो इस पथ पे गति कर रही है उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, और वो दिशा जो होती है उस वृत्तीय पथ में जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं उस और होती है। तो आपने कभी अगर किसी खिलौने को गोल गोल घुमाया होगा तो आपने देखा होगा कि उस खिलौने की दिशा हर वक्त बदलती रहती है। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर है गति की दिशा हमेशा बदलती रहती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न संख्या 6 में है, विस्थापन की दर है
इस प्रश्न का मतलब है विस्थापन की दर को क्या कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, और तीसरा ऑप्शन है वेग, और चौथा ऑप्शन है दूरी। तो विस्थापन की दर वो आपका वेग होता है। वेग की परिभाषा में आपने पढ़ा होगा कि वेग जो है विस्थापन की दर होती है। तो ये सीधा सा एक प्रश्न है जो कि परिभाषा से संबंधित है, तो इसका व्याख्या बहुत ही आसान है। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का मान एसआई इकाई पद्धति में कितना होगा। आपको ये मालूम होगा बच्चों कि एसआई पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, जिसमें जो चाल होती है उसको हम मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो प्रश्न है बच्चों कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है उसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में अगर उसको बदलें तो उसका मान क्या होगा। तो आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 घंटे में 60 गुने 60 यानी कि 3600 सेकंड होता है। तो अगर हम इसको एसआई पद्धति में बदलना चाहें तो इसके लिए 18 किलोमीटर को हमको मीटर में बदलना होगा, और जो 1 घंटा है उसको सेकंड में बदलना होगा। तो इसको अगर हम सरल सरल करें तो वही हमारा उत्तर होगा। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ये 2 शून्य और ये 2 शून्य कट गया। उसके बाद इसको अगर हम 2 से अगर कैंसिल करें, 2 9 18, 2 1 2 2 8 16, और ये 9 2 18 कट गया। यहाँ ऊपर में 10 बचा है और नीचे में बचा है 2, तो ये 5 से फिर कट जाएगा, 2 25 10। तो ये जो आया है वो आपका मीटर प्रति सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे का मान है। तो इसका उत्तर जो होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन ए, 5 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद हम लोग आते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। एक प्रश्न था बच्चों जिसमें हमने ये बताया आपको कि जब त्वरण से कोई वस्तु गति करती है तो उसका जो वेग है या उसकी जो चाल है वो हमेशा बढ़ते जाती है। ऋणात्मक त्वरण में ठीक उल्टा होता है। अगर किसी वस्तु में ऋणात्मक त्वरण है तो उसकी चाल घटते जाएगी। और लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि ऋणात्मक त्वरण के लिए पद क्या है, उसको हम क्या कहेंगे। तो ऋणात्मक त्वरण को कहा जाता है मंदन, इसलिए इसका उत्तर बी होगा, और अंग्रेजी में मंदन को रिटार्डेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 9। विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा। कोई वस्तु अगर गति करती है बच्चों तो जो गति के शुरू में जो वेग होता है उसे हम प्रारंभिक वेग कहते हैं, और विराम में आने के बाद वो जो वस्तु है उसका वेग शून्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10 में हम लोग आते हैं, निम्न में कौन सदिश राशि है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है दूरी, और चौथा है चाल। तो सदिश राशि यहाँ पे बच्चों विस्थापन है, ऑप्शन हो जाएगा बी आपका सही उत्तर। आइए देखते हैं हम लोग जल्दी से कि सदिश और अदिश राशियां क्या है। भौतिक राशियों को बच्चों मुख्यतः इस 2 श्रेणी में बांटा जाता है। सदिश राशि, सदिश राशि ऐसी राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। अदिश राशि वैसी राशियां होती है जिसका सिर्फ परिमाण होता है, इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती। तो दिए गए ऑप्शन में विस्थापन एक ऐसी राशि है जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, और विस्थापन एक सदिश राशि है, इसकी चर्चा हम लोग पहले के प्रश्न में भी हम लोगों ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से संबंधित है। जो 12वां नंबर का सवाल है वो है निम्न में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि धातु है क्या। हम लोग सब जानते हैं कि जो पदार्थ है उसको हम दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक आधार पे पदार्थ तीन प्रकार के हैं, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक आधार पे फिर वे तीन प्रकार के हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व को फिर विभाजित किया गया है धातु और उपधातु में। तो धातु क्या है, एक तत्व का एक प्रकार है और सभी धातुएं आपका साधारणतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। जो एकमात्र धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है आपका पारा। और ये जो पारा का जो संकेत है, पारा का जो संकेत है उसे हम Hg लिखते हैं, जो कि उसके लैटिन नाम हाइड्रारिज्म से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस ईंधन का उष्मीय मान अधिक है। लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी और हाइड्रोजन। सबसे अधिक जो उष्मीय मान है वो हाइड्रोजन का होता है और इसका जो उष्मीय मान है, हाइड्रोजन का उष्मीय मान 1,50,000 किलो जूल पर केजी होता है और इसका जो प्रयोग है ये अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा है। तो रेशा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो जो प्राकृतिक रेशा है उसका यहाँ पे आंसर है रेशम या ऊन। हम सब जानते हैं कि रेशम हमें रेशम के कीटों से प्राप्त होता है और ऊन हमें भेड़, मेमने या फिर याक से प्राप्त होता है। और बाकी जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर, ये सब कृत्रिम रेशे के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी गैस अत्यंत विषैली है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। इसका आंसर है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि श्वसन क्रिया से जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है। और साधारणतः जो गाड़ी के धुएं होते हैं जिनमें सर्विसिंग नहीं होती है वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड निकलता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15, सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने हैं, उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें हम परमाणु कहते हैं। जितने भी सूक्ष्म पदार्थ हैं वो परमाणु से बने हैं। परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी और डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब हम परमाणु को नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन आज के वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है कि परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं भौतिक आधार पर, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में द्रव में क्या अनिश्चित होता है। तो इसमें द्रव, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भौतिक आधार पे पदार्थ आपके तीन प्रकार के हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द्रव में क्या अनिश्चित होता है। तो द्रव का क्या अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम पानी को मग में डालेंगे तो वो मग का आकार लेगा, ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का आकार लेगा। अर्थात हम जिस पात्र में डालेंगे जो द्रव है वो उसका आकार ले लेता है, इसीलिए क्या निश्चित है उसका, शेप। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 है गैसों में विसरण का एक उदाहरण दे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विसरण क्या है। दो पदार्थों का स्वतः मिल जाना विसरण कहलाता है और इसका सही आंसर है इत्र की सुगंध का हवा में फैलना। ये विसरण का उदाहरण है।
अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में द्रव में क्या निश्चित है? अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा कि अनिश्चित क्या होता है, और अभी का क्वेश्चन है कि निश्चित क्या होता है। तो द्रवों में जो उसका आयतन है वो निश्चित होता है, और आयतन का मतलब क्या है? जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन पदार्थ है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जिसका आयतन होता है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। आयतन का मतलब वो कितना स्थान घेरती है। तो जो ऑप्शन है इसमें गंध, क्रिया और वायु। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वायु का आपका आयतन होता है और इसका द्रव्यमान भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा वायु। क्वेश्चन नंबर 21, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव आपका सभी स्थानों में मिलते हैं। अधिक तापमान, कम तापमान, -डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, हर जगह आपको सूक्ष्म जीव मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि बहुत ही परिचित है सवाल से, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है? चूजा। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, स्वपोषी का उदाहरण है। तो सबसे पहले हम लोग पोषण के बारे में समझेंगे। पोषण जो होता है वो दो प्रकार का है, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण का मतलब है जो अपना खाना खुद बना सकता है, और विषम पोषी का तात्पर्य है जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे सवाल है स्वपोषी। यहाँ जो ऑप्शन है गाय, बकरी, मनुष्य, ये तीनों अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? आम का पौधा, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ये अपना खाना खुद बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 24, वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव किस पे पड़ता है? मनुष्य पे, पेड़ पे, भवन पे, सभी। इसका भी आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि वायु प्रदूषण होगा तो मनुष्य को श्वास संबंधी बीमारी होगी, पेड़ पेड़ में आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी, और भवनों में क्या नुकसान पहुंचाता है? अम्लीय वर्षा के रूप में। जो हमारे पुरानी इमारतें हैं, ताजमहल वगैरह, वो वायु प्रदूषण के चलते वो खराब हो रही है। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? सभी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है? इसके आंसर से भी सभी लोग परिचित है, जमशेदपुर। झारखंड के एक बड़े शहरों का नाम में से एक है जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, और किस पे की? प्याज की झिल्ली में। प्याज की झिल्ली का उन्होंने अध्ययन किया और कोशिका के बारे में पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की? 1665 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका, गुर्दे की कोशिका, यकृत कोशिका, पेशी कोशिका। इसका उत्तर होगा तंत्रिका कोशिका। ये आपका तंत्रिका कोशिका का चित्र है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, जो कि हमारे मस्तिष्क और जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कोड, उससे जुड़ी हुई है, और सभी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, और मस्तिष्क के आदेश पर तब हमारा शरीर काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29, जीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? मतलब हमारा शरीर किसका बना हुआ है? कोशिका, ऊतक, साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया? हमारा शरीर कोशिका का बना हुआ है।
जब बच्चा इस दुनिया में आता है वो इतना बड़ा रहेगा, धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है, कारण उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। तो हमारे शरीर का फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? सेल। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? रसोई घर सब जान परिचित है कि रसोई घर में खाना बनता है। तो इसमें से कौन रसोई घर हो सकता है कोशिका का? लाइसोसोम, राइबोसोम, हरित लवक, वर्मी लवक। तो हम सब परिचित हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें 4 चीजें चाहिए: क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है और वहीं पे आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसीलिए पादप कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। थैंक यू।